गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम हैं क्लास 9th में और क्लास 9th में हम पढ़ रहे हैं साइंस, केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं और केमिस्ट्री में चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं अभी हम। और चैप्टर 3 में बहुत सारे पॉइंट्स को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, 1 मिनट। बहुत सारे पॉइंट्स को हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं और आई होप आपको जो पुरानी वीडियोज है मेरी उनमें समझ में आया होगा कि मैंने क्या क्या आपको बताया है। देखो, इस चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और बेसिकली इसमें आप क्या करोगे कि जो इस दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल है, ठीक है, किसी भी, जैसे आप अपने आसपास जो भी चीज़ आपके पास हो, आप किसी भी चीज़ को देखिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक छोटा सा बैग है। अब इस बैग को बनाने में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स लगे हुए हैं, ठीक है। और वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, ठीक है। जब हम छोटा पार्टिकल बोलते हैं ना, तो आप समझ जाना वो बहुत ही छोटा पार्टिकल का बात हो रहा है, ठीक है, आपके इमेजिनेशन से भी काफ़ी ज़्यादा छोटा। तो ये बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स के मिलने से बना है। तो जब आप छोटा करते चले जाओगे, टुकड़े टुकड़े में तोड़ते चले जाओगे, तो छोटा होते 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 एक समय ऐसा आएगा कि आपको सबसे छोटा पार्टिकल मिल जाएगा, ठीक है। वो ऐसा पार्टिकल होगा जिसको और ज़्यादा आप तोड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। और ज़्यादा नहीं तोड़ने का मतलब क्या है कि अगर आप उसको तोड़ देते हैं तो एक इंडिविजुअल लेवल का जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा। और इसका मतलब क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक सेकेंड हो जाइए। चलिए देखिए, इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए कि हम एज ए ह्यूमन, ठीक है, एक मानव के रूप में अपने आप को किसी दूसरे व्यक्ति से कंपेयर करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा नाम राम है और सामने मेरे मोहन बैठा हुआ है। अगर हम दोनों एक दूसरे को देखें तो हम दोनों एक दूसरे से डिफरेंट पाते हैं। कैसे डिफरेंट पाते हैं? हमारा शक्ल अलग है ना, हमारा जो आवाज़ है वो अलग है, हमारा, ठीक है, लंबाई जो हाइट है वो अलग है ना, जो हमारे स्किन का कलर है वो अलग है। बहुत सारे रूप में हम एक दूसरे से अलग हैं, इसलिए तो हमको विशेष कहा जाता है। हम दोनों अपने आप में यूनिक हैं। हम दोनों क्या है, अपने आप में यूनिक है। यूनिक होने का मतलब कि वो अलग है और हम अलग हैं, है ना। बट अगर ऐसा समय आए कि हम दोनों एक दूसरे से अलग ना हो, हम दोनों एकदम सेम, ठीक है, तो फिर हम दोनों का इंडिविजुअल लेवल पे जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा। फिर कोई बता नहीं पाएगा कि वो अलग है और हम अलग हैं। समझा रहा है ना? मतलब एक ऐसा समय आना चाहिए, एक ऐसा मोमेंट आना चाहिए जिस समय हम बोल सके कि वो अलग है और हम अलग हैं। अगर हम दोनों में बिल्कुल सेम चीज़ आ जाए हर चीज़, तो फिर हम दोनों अलग कैसे होंगे, है ना। तो इस बैग के साथ भी वैसा ही कुछ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर इसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते चले जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि वो वही कंडीशन हो जाएगा कि एक और राम होगा, एक और मोहन होगा। इसको और ज़्यादा अगर आप डिवाइड करते हैं और ज़्यादा इसको तोड़ते हैं तो आपको ऐसे पार्टिकल्स मिलेंगे जो सब में सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नाम सुना है। आई होप आपने उसके बारे में बहुत चीज़ पढ़ लिया होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एटम के ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है और एटम के बीचों बीच में न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। ये सब आपने डिस्कस कर लिया होगा, जान लिया होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, बोलेंगे सर बिल्कुल इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन होगा। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के अंदर फिक्स है कि इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा। क्या इसके अंदर प्रोटॉन होगा? हाँ जी, बिल्कुल होगा। दुनिया में हर चीज़ के अंदर प्रोटॉन होता है। क्या इसके अंदर न्यूट्रॉन होगा? बिल्कुल न्यूट्रॉन भी होगा इसके अंदर, ठीक है। फिर अगर हम अपनी बात करें, क्या हमारे अंदर इलेक्ट्रॉन है? बिल्कुल हमारे अंदर भी इलेक्ट्रॉन है। क्या हमारे अंदर प्रोटॉन है? हमारे अंदर भी प्रोटॉन है। मतलब ये बैग और हम एक दूसरे से सिमिलर हो गया ना। किस कंडीशन में? जब हम एकदम छोटे पार्टिकल को ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो हम दोनों एक दूसरे के एकदम सिमिलर हो गए क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के मिलने से बना है और हम भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के मिलने से बने हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने से बना है और हम भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने से बने हैं। तो हम दोनों डिफरेंट कैसे हुए हैं, ठीक है। तो हमको उस लेवल पे नहीं जाना है, हमको इस लेवल पे रहना है कि हम दोनों सेम ना हो, हम दोनों डिफरेंट हो।
समझा रहा है ना। मतलब हमको उस, जैसे कि मैं कहता हूँ कि दुनिया में किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल एटम होता है। तो मैं एटम क्यों कहता हूँ, एटम से छोटा तो इलेक्ट्रॉन होता है ना। आपने अगर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि एटम से भी छोटा कौन होता है, एटम से भी छोटा होता है इलेक्ट्रॉन, है ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो मैं ये क्यों कहता हूँ कि सबसे छोटा पार्टिकल एटम है ना। कहा जाता है ना दुनिया में सबसे छोटा पार्टिकल कौन है, एटम, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे देखा जाए तो एटम को क्यों कहा जाता है, 1 मिनट, एटम को ही क्यों कहा जाता है सबसे छोटा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को क्यों नहीं कहा जाता। इसका रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक इंडिविजुअल लेवल पे कुछ नहीं है, वो सब में होता है। तो हमको ऐसे करना है ना कि ऐसे इस लेवल पे हमको स्टडी करना है कि ये अलग हो और ये अलग हो। तो उस केस में अगर आप देखिएगा ये अलग हो ये अलग हो, तब आपको सबसे छोटा पार्टिकल मिलेगा एटम। लेकिन अगर आप ये चेक कीजिएगा कि सबसे छोटा कौन है, तब तो आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही मिलेगा। समझा रहा है ना। और उसमें भी सबसे छोटा आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो कहने का सेंस क्या है, कहने का सिंपल सेंस ये है कि दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल एटम है। एटम को अगर आप तोड़ दोगे तो उसके बाद जो चीज आपको मिलेगा वो सब में एक ही जैसा होगा। तो सबसे छोटा जो आपको डिफरेंट एक दूसरे से पार्टिकल मिलेगा वो मिलेगा एटम। एटम को ब्रेक करने पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो आपको मिलेगा वो सब में वही होता है, सेम होता है। समझ में आ रहा है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आप 2 बिस्किट खरीद के लाते हो, ठीक है। एक खरीद के लाते हो आप पार्ले जी और एक खरीद के लाते हो आप कोई और बिस्किट, ठीक है। टाइगर बिस्किट एक आता था पहले। तो वो बिस्किट, आप 2 बिस्किट खरीद के लाते हो, एक को निकालते हो दूसरे को निकालते हो, दूसरे से डिफरेंट लगता है ना। क्लियर है ना। बट इसी को अगर आप ब्रेक डाउन करते चले जाओगे ना तो आपको पता चलेगा इसमें भी शुगर है, इसमें भी शुगर है, इसमें भी वीट है, इसमें भी वीट है। तो ये अलग नहीं हुआ ना एक दूसरे से। अगर एक दूसरे से अलग आपको इसको देखना है तो आप दोनों बिस्किट को सिर्फ ऊपर से देखो कि अरे हाँ इसका डिजाइन अलग है, इसका डिजाइन अलग है, साइज अलग है, साइज अलग है, तो दोनों डिफरेंट है। इस केस में मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो ये जो बिस्किट हो गया वो हो गया एटम, और बिस्किट के अंदर जो चीज मिला हुआ हो गया ये हो गया उसके अंदर का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। समझने के लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एटम को सबसे छोटा पार्टिकल क्यों कहते हैं। देखो जो एटम के बारे में स्टडी है ये आपको हमने बताया था, ठीक है। अब कुछ इंडियन पर्सपेक्टिव से भी इन चीज़ों को देखते हैं। यानी भारत के जो कुछ दार्शनिक थे प्राचीन काल में, उन्होंने भी बहुत पहले ही एटम के बारे में काफ़ी कुछ बताया था। उसमें एक व्यक्ति हैं, इनका नाम है महर्षि कनाद, ठीक है। ये 500 बीसी के आसपास का बात है। 500 बीसी का मतलब जानते हैं आप लोग। 500 बीसी का मतलब हो गया कि अभी आपका 2024 चल रहा है, इसमें 500 आप ऐड कर दीजिए। मतलब जब से ये डेट वाला सिस्टम स्टार्ट हुआ है उससे भी 500 साल पहले, यानी तकरीबन 2524 साल पहले की बात है। हमारे देश में एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, फिलोसफर थे, उनका नाम था महर्षि कनाद, और उन्होंने ही एटम के बारे में बताया था। उनका क्या कहना था, उनका कहना था कि देखिए चावल का आपके पास एक दाना है, उस चावल के दाने को आप छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ते चले जाइए, तोड़ते 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 एक ऐसा समय आएगा कि वो इतना छोटा टुकड़ा आपको मिलेगा उसका कि उसको और ज़्यादा आप तोड़ नहीं पाओगे। और वो जो आपको पॉइंट मिलेगा जिसको और ज़्यादा आप नहीं तोड़ पाओगे, उसी पॉइंट में उसको एटम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा उसको, एटम कहा जाएगा। मतलब उन्होंने परमाणु कहा था, उसी का इंग्लिश नाम एटम है। क्लियर है। बताइए महर्षि कनाद ने एटम के बारे में, परमाणु के बारे में 2524 साल पहले क्या बताया था। उन्होंने बताया था कि इफ यू हैव अ पीस ऑफ राइस एंड यू विल ब्रेक इट डाउन इन अ वेरी स्मॉल पीसेस, देन यू विल गेट अ पॉइंट व्हेन यू कैन नॉट डिवाइड दिस थिंग। मतलब एक ऐसा समय आएगा तोड़ते तोड़ते उसको कि एक ऐसा पार्टिकल आपको प्राप्त होगा जिसको और ज़्यादा छोटा आप नहीं कर पाएंगे, और वो जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा उसी को परमाणु कहा जाएगा। क्लियर है। ऐसा ही कुछ बात ग्रीक फिलोसफर लोगों ने भी बोला था। जैसे कि 2 फिलोसफर हैं। फिलोसफर जानते हो आप लोग, फिलोसफर मतलब दार्शनिक होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास अपार ज्ञान होता है ना, वो लोगों को ज्ञान देने का काम करते हैं। तो वही एक ग्रीक फिलोसफर है। ग्रीस एक कंट्री था, अभी भी है। वहाँ के जो फिलोसफर होते थे उनको ग्रीक कहा जाता था। तो ग्रीक फिलोसफर थे डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस। डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस, इन लोगों ने मिलकर बताया था एटम के बारे में वही सेम बात लगभग जो बताया था महर्षि कनाद ने, ठीक है। बाद में अगर हम मॉडर्न टाइम में आते हैं तो फिर हमको एंटोनी लेबोजियर, ये सब लोग क्या करते हैं एटम के बारे में और ज़्यादा डिटेल में बताते हैं। मतलब केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में। एक्चुअली एटम के बारे में तो आपको सबसे अच्छा किसने बताया,
सर चाचा डाल्टन ने बताया आपको, ठीक है, याद होगा आपको। अच्छा, किसको किसको इस चैप्टर का वो 2 लॉ याद है जो एंटनी लेवोजियर ने दिया था और जोसेफ एल प्राउस्ट? 2 साइंटिस्ट का नाम याद है आपको, एंटोनी लेवोजियर और जोसेफ एल प्राउस्ट। ये नाम याद रख लीजिए, एंटोनी लेवोजियर और जोसेफ एल प्राउस्ट। इन दोनों व्यक्ति ने मिलकर केमिकल कॉम्बिनेशन के संबंध में 2 नियम दिए थे। केमिकल कॉम्बिनेशन के संबंध में 2 नियम इन दोनों व्यक्तियों ने दिए थे। उसमें जो सबसे पहला नियम है उसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, आपको मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास किया था इस नियम को, एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? आप ऐसे समझिए कि आपके पास एक मशीन है, जिस मशीन का काम है बिस्किट बनाना, ठीक है, और उस मशीन में, ध्यान से अपने कॉपी पे नोट कर लो नहीं होता है तो, उस मशीन में आप 2 किलो डाल देते हो आटा, 2 किलो डाल देते हो चीनी, 1 किलो डाल देते हो चॉकलेट, ठीक है, ताकि उस मशीन में वो जब डाला जाए तो सब मिक्स होकर के बिस्किट आपको प्राप्त हो जाए। क्या क्या डाला आपने? 2 केजी आटा डाला, 2 केजी चीनी डाला और 1 केजी आपने चॉकलेट डाल दिया, ताकि वो सब मिक्स होके बिस्किट बन जाए। अब बताओ, मशीन जब बिस्किट तैयार करेगा तो जो टोटल बिस्किट आपके पास बनेगा वो कितना ज़्यादा होगा, कितना मास होगा उसका? इधर आपने 2 किलो आटा डाला था, 2 किलो चीनी डाला था और 1 केजी चॉकलेट डाला था। बताओ उधर कितना ज़्यादा आपको मिलेगा बिस्किट, यानी जो बिस्किट आपको निकलेगा प्रोडक्ट के रूप में, उसका अमाउंट कितना होगा, वो कितना ज़्यादा होगा? ठीक है, सोचिए। क्या वो बिस्किट 5 केजी होगा? सोचिए, क्या जो बिस्किट आपको प्राप्त होगा उस साइड में मशीन के द्वारा वो 5 केजी होगा? बोलेंगे सर नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, है ना, नहीं होगा ना, कि होगा? देखो, साइंटिफिकली तो उसको होना चाहिए 5 केजी। जो टोटल बिस्किट निकलेगा ना उसको 5 केजी ही होना चाहिए। उससे कम अगर हुआ तब तो ये हमारा जो केमिस्ट्री का लॉ है, स्ट्रक्चर, यही गड़बड़ हो जाएगा। तो उसको तो 5 केजी होना चाहिए। बट होता क्या है बच्चा, मशीन ना गर्म होता है ना, मशीन गर्म होता है, प्रोसेस करता है। इससे क्या होता है कि गर्म होने के कारण उस आटे में से, उस चीनी में से कुछ पार्ट जो होगा वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, जल जाएगा, राख बन जाएगा, है ना, या कुछ मशीन में ही चिपका हुआ रह जाएगा। तो अगर आप मान लीजिए आपने राख को भी जमा कर लिया, जो गैस बन के निकला उसको भी जमा कर लिया, आपने कुछ भी नहीं छोड़ा, है ना, मशीन में चिपका हुआ एक एक दाना को आपने निकाल लिया, तब आप अगर चेक करोगे ना तो 5 केजी ही आएगा। ठीक है, समझ आ रहा है ना? यानी कि जब कभी भी केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है, ये आटा वाला एग्जांपल को केमिकल मत समझना, ये फिजिकल मतलब रिएक्शन था, बट मान लीजिए समझाने के लिए था, ठीक है। मान लीजिए आपके पास कोई 2 चीज़ है, 2 चीज़ को आपने मिलाया, मिला के कोई तीसरा चीज़ बनाया, तो इन 2 चीज़ों का मास जोड़ लीजिए, वो बराबर आएगा वो जो नया प्रोडक्ट बना है उसके मास के बराबर। यानी ये जो मान लीजिए ये आटा था, ये चॉकलेट था, ये चीनी था, तीनों को जोड़ लिए 5 किलो आया, तो जो बनेगा प्रोडक्ट वो भी 5 केजी ही होगा, उससे कम नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया आपको? तो ये जो नियम है इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन, डू यू नो गाइज व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? अ रिएक्शन इन विच न्यू थिंग्स आर प्रोड्यूस्ड, है ना, ऐसा कोई प्रक्रिया, ऐसा कोई अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप कोई नए चीज का निर्माण होता है, उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उससे जो नए प्रोडक्ट का निर्माण होता है वो एकदम डिफरेंट होता है, पुराने वाले से एकदम क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, बात समझ आ रहा है आपको? चलिए, तो ये चीज हो गया। अब देखिए, समझिएगा इसको। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही है कि आपका जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें जो जो चीज आपने दिया है ना, उस चीज का मास और जो चीज आपका बनेगा उस चीज का मास दोनों एकदम सेम होगा। ठीक है, तो यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको मैंने पहले भी आपको समझाया था। नेक्स्ट जो आपका है वो है यस, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, याद है किसको किसको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन? बताइए। अब देखो बच्चा, अब मान लीजिए कि आप पूरे देश में भ्रमण कर रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, और वहां जाके आप डिफरेंट जगह पे जाके पानी पीते हो। ठीक है, एक गिलास पानी मध्य प्रदेश में पिया, एक गिलास पानी बिहार में पी लिया, एक कोलकाता में पी लिया। पूरे इंडिया में घूम घूम के आप ट्रैवल कर रहे हो तो प्यास तो लगेगा ही, आप पानी पीते जा रहे हो। ठीक है, राजस्थान में जाते हो, कुआं से निकाल के पानी दे रहा है,
कोलकाता में जाते हो हैंडपंप से मिल रहा है, बिहार में आते हो पता चला तालाब से पानी निकाल के दे रहा है। अलग अलग जगह पे वाटर का जो सोर्स है वो अलग अलग है, ठीक है, मतलब अलग अलग जगह से आपको पानी पीने को मिल रहा है। अब हमको ये बताइएगा कि वो जो अलग अलग जगह से आप पानी पी रहे हो, पानी का फॉर्मूला किसको किसको याद है बताइए? पानी का फॉर्मूला किसको किसको याद है? पानी का फॉर्मूला H2O, ठीक है, पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है। तो बताओ तो आप जो कलकत्ता में, राजस्थान में, बिहार में सब में पानी पिए थे, तो सबका फॉर्मूला अलग अलग होगा या सेम होगा? बताइए। सबका फॉर्मूला अलग, मतलब ऐसा तो है नहीं ना कि कलकत्ता का पानी का फॉर्मूला H2O होगा, बिहार के पानी का H3O हो जाएगा, ऐसा होगा क्या? बताइए, सोचिए। क्या अलग अलग जगह पे, यानी सोर्स जब हमने बदल लिया पानी का, तो उससे क्या पानी का क्वालिटी, पानी का फॉर्मूला चेंज होगा? बताइए आप, सोचिए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। यानी हमारा जो कोई, अच्छा ये पानी क्या है आपको पता है? पानी एलिमेंट है क्या? बताओ। अच्छा, किसको किसको पता है ये एलिमेंट और कंपाउंड क्या होता है? बताइए। एलिमेंट और कंपाउंड थोड़ा सा मैं बता देता हूँ फिर से। देखो देखो बच्चा, जैसे अपने आसपास मान लीजिए आपने लोहा का रॉड देखा, तो प्योर लोहा का बना है, सिर्फ लोहा ही है उसमें, तो आप उसको तोड़ोगे ना छोटे छोटे टुकड़ों में, तो सिर्फ आपको लोहा का एटम ही मिलेगा। आपके पास एल्युमिनियम का कोई बर्तन होगा, है ना, एकदम साफ सुथरा, उस बर्तन को आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ोगे ना, तो आपको एल्युमिनियम का ही एटम मिलेगा, खाली एल्युमिनियम का एटम मिलेगा, और कुछ भी आपको प्राप्त नहीं होगा दूसरा, ठीक है। मतलब एल्युमिनियम का एटम है तो सिर्फ और सिर्फ एल्युमिनियम का एटम ही आपको प्राप्त होगा, और कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि ऐसा सब्सटेंस आप चारों तरफ ढूंढिए जिसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में अगर तोड़ते हैं तो आपको एक ही तरह के एटम मिले, आपको कोई और एटम नहीं मिले। ऐसी चीज़ों को ढूंढिए, तो आपको एक तो लोहा का दिखाई देगा, एल्युमिनियम दिखाई देगा, है ना, सोना होगा तो सोना हो गया, वो उस तरह का मटेरियल, है ना। मतलब उसमें क्या होता है, उसमें अगर आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहे हैं तो आपको एक ही तरह का सब्सटेंस मिलेगा, दूसरा कोई भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इसी को कहा जाता है, इसी को क्या बुलाते हैं? इसी को हम बुलाते हैं, बताइए क्या बुलाते हैं इसको? इसी को हम बुलाते हैं एटम, ठीक है। और इसको जो चीज़ जो आपने लोहा लिया था या एल्युमिनियम लिया था, उसको एलिमेंट कहा जाता है। बट उसी जगह अगर आप पानी को लेते हो, आप नमक को लेते हो, तो जानते हो पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। यानी यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है। अगर आप नमक को लेते हो तो NaCl, Na मतलब सोडियम है, Cl मतलब क्लोरीन है यहाँ पे, यानी सोडियम और क्लोरीन, तो 2 अलग अलग तरह का चीज़ हो गया ना। और 2 अलग अलग तरह का चीज़ अगर हो गया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसमें एक जैसा चीज़ नहीं है, 2 अलग अलग तरह का चीज़ है, तो वो बन गया कंपाउंड। वो क्या बन गया? कंपाउंड, ठीक है। अब चलो आसान तरीका बता दें इसको पता करने का कि कैसे पता चलेगा एलिमेंट है कंपाउंड है। अगर हाइड्रोजन है तो खाली हाइड्रोजन रहना चाहिए, ऑक्सीजन है तो खाली ऑक्सीजन रहना चाहिए, मैग्नीशियम है तो खाली मैग्नीशियम रहना, ऐसा अगर होगा तब उसको कहिएगा कि वो क्या है? वो आपका एलिमेंट है। लेकिन आपको ऐसा दिख जाए MgCl2, यानी Mg भी है और Cl भी है, NaCl लिखा हुआ दिख जाए, Na भी है और Cl भी है, क्या बच्चों आप लोगों को कुछ एलिमेंट का वो सिंबल याद है क्या? जैसे हाइड्रोजन को H से दिखाते हैं, ऑक्सीजन को O से दिखाते हैं, सोडियम को Na से दिखाते हैं। एक लिस्ट मैं इस क्लास के बाद आपको सेंड कर दूंगा, उस लिस्ट को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। वो याद करना बहुत जरूरी है कि सोडियम को Na से दिखाते हैं, कैल्शियम नहीं तो आप देखोगे N और ये 2 चीज़ है, आपको लगेगा 2 अलग अलग चीज़ है, बट Na जो लिखा होता है ना, Na कैपिटल N और स्मॉल a, ये सोडियम है, ये एक ही चीज़ है। Mg लिखा होता है, कैपिटल M और स्मॉल g, तो ये 2 अलग अलग चीज़ नहीं है, ये एक ही चीज़ है, मैग्नीशियम है, ठीक है। तो ये आपको मैं लिस्ट भेज दूंगा, इसको आप याद कर लीजिएगा। रुकिए मैं लिख लेता हूँ, हैव टू सेंड लिस्ट। एक और लिस्ट साथ मैंने आप लोगों को भेजा था, जो मैं बोलता चाहता हूँ ना, एकदम अक्षरशः पालन कीजिएगा, तभी बहुत अच्छा हो पाएगा कुछ। ठीक है, देखिए तो कहाँ थे हम लोग? यस, हम लोग थे कहाँ पे? हम लोग कंपाउंड की बात कर रहे थे। तो जब भी आपको NaCl दिख जाए तो Na एक चीज़ होता है और Cl अलग होता है, तो 2 अलग अलग चीज़ मिल गया ना, तो वो बन गया कंपाउंड, ठीक है। आपको MgCl2 दिख जाए तो Mg अलग चीज़ होता है, Cl अलग चीज़ होता है, तो वो कंपाउंड हो गया, है ना। चलिए याद रखेंगे, अकेला कोई भी दिख जाए, H दिख जाए, O दिख जाए,
ठीक है, Cl दिख जाए, कुछ भी अकेला अगर दिख जाए समझ जाना वो एलिमेंट है, और अगर और भी दो या तीन तरह का चीज मिल जाए तो समझ जाना वो कंपाउंड है। ठीक है, चलिए अब अगर आप इतना समझ गए कि एलिमेंट कौन है, कंपाउंड कौन है, तो आप ये भी समझ लीजिए कि एलिमेंट के सबसे छोटे पार्ट को कहते हैं एटम, जबकि कंपाउंड के सबसे छोटे पार्ट को हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं। यानी अगर H है ना, H तो H एटम है, लेकिन अगर NaCl है तो NaCl मॉलिक्यूल है। ठीक है, समझ आ रहा है ना, NaCl मॉलिक्यूल है और H क्या है, H आपका एलिमेंट है। क्लियर है, तो ये चीज था, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और फिर समझते हैं। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन समझ में आ गया, यानी अगर आपके पास कोई कंपाउंड है ना, चाहे वो NaCl हो, H2O हो, कोई भी हो, तो उसका फॉर्मूला चेंज नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आप नमक राजस्थान से खरीद के लाओगे तो फॉर्मूला अलग होगा और वहीं कोलकाता से खरीद के लाओगे तो अलग होगा। कंपाउंड का जो फॉर्मूला है वो सेम रहता है हर जगह। ठीक है, इररिस्पेक्टिव टू देयर सोर्सेज, यानी वो कहाँ से आया है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा क्या होगा, हमेशा सेम होगा। क्लियर है क्या, बात समझ आया? ठीक है, आगे बढ़े। तो ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनका डिफरेंट प्रोपोर्शन होता है। मतलब डिफरेंट प्रोपोर्शन मतलब उसका रेशियो फिक्स होगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, फिक्स रेशियो होगा उसका। ठीक है, आगे बढ़े, 1 मिनट। चलो बच्चों, इसके बाद जो टॉपिक है वो है डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा जब मैंने आपको समझाया था डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के बारे में। ठीक है, और 5-6 बात है, उस बात को आपको याद रखना है ना। आई थिंक इसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छे से पता होगा ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अब अगला जो टॉपिक है वो है मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। देखिए, आप एलिमेंट जान चुके हो ना क्या होता है। एलिमेंट में आपको एक ही तरह का चीज होता है, दूसरा कोई चीज नहीं होगा, इतना खाली याद रखिएगा। जबकि कंपाउंड में एक से ज्यादा तरह का चीज होता है। जैसे NaCl तो Na भी है और Cl भी है, MgCl2 Mg भी है, Cl भी है। तो एक से ज्यादा तरह का चीज मिल गया तो फिर वो क्या बन गया, कंपाउंड बन गया। और एक ही तरह का चीज अगर मिलता है तो वो होगा एलिमेंट। वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एलिमेंट। समझना है आपको, क्लियर है ना, वो क्या होगा, एलिमेंट होगा। तो अब हम क्या बात कर रहे हैं, हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी कंपाउंड को कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। एलिमेंट की अगर आप बात करोगे ना, तो जैसे मान लीजिए कि इस दुनिया में किसी व्यक्ति को सबसे पहली बार हाइड्रोजन मिला होगा। ठीक है, हाइड्रोजन तो प्राचीन काल से ही हमारे धरती पे मौजूद रहा होगा, लेकिन लोग उसको पहचान नहीं पाए होंगे। ठीक है, या खोज नहीं पाए होंगे। तो सबसे पहले हाइड्रोजन अगर किसी को मिला होगा तो सबसे पहले तो उसका नाम रखना पड़ा होगा ना, कि इसको हाइड्रोजन बोलते हैं। किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसका नाम तो पहले से नहीं होता है, तो सबसे पहला काम तो यही है कि उसका नाम रखो, ताकि अगली बार जब ऐसा कोई दिखे सेम टू सेम इसके जैसा तो उसको इसी नाम से बुला सके। तो सबसे पहला काम तो है नाम रखना। नाम रखने को केमिस्ट्री में कहते हैं नॉमेनक्लेचर। क्या बुलाते हैं इसको, नॉमेनक्लेचर बुलाते हैं। नाम रखने को क्या बुलाते हैं, नॉमेनक्लेचर। नाम रखने को क्या बुलाते हैं, नॉमेनक्लेचर। तो पहला क्या टॉपिक पढ़ना है हमको, नॉमेनक्लेचर पढ़ना है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर को। देखिए, नॉमेनक्लेचर के बारे में समझते हैं क्या है ये। देखिए, नॉमेनक्लेचर जो आपका है उसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी अगर चीज आपके पास है, चाहे वो एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, तो उसका नाम रखना। ठीक है, नाम रखने को क्या कहते हैं, नॉमेनक्लेचर। तो मान लीजिए सबसे पहले किसी को हाइड्रोजन मिला होगा तो उसने हाइड्रोजन नाम दे दिया। अब ये नाम इतना बड़ा है HYDROGEN कि हर बार इतना बड़ा नाम लिखना एक कन्वीनियंट नहीं होगा, है ना, सहूलियत भरा चीज नहीं होगा ये। तो अब क्या किया जाए इसके लिए, इसके लिए एक चीज किया जाएगा। क्या किया जाएगा कि हम क्या करेंगे कि हाइड्रोजन का जो सबसे स्टार्टिंग का लेटर है H, कैपिटल H, उसी को लिख देंगे और बोलेंगे देखो आज से इसको हाइड्रोजन तो बोला जाएगा, लेकिन जब लिखने की बारी आएगी तो पूरा हाइड्रोजन मत लिखना, सीधे H लिख देना। ऐसे ऑक्सीजन मिला होगा तो पूरा OXYGEN मत लिखो, सीधे O लिखो। यानी जो भी नाम है उसका जो सबसे पहला लेटर है उसको कैपिटल करके उसी को लिखो, और इसको सिंबल कहा जाता है। यानी ऑक्सीजन के लिए ये जो बड़ा वाला O है वो उसका सिंबल है, हाइड्रोजन के लिए बड़ा वाला जो H है वो उसका क्या है, सिंबल है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना आपको? तो इस तरीके से आपको ये चीज याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया।
तो क्या है ये, ऑक्सीजन के लिए कैपिटल O उसका सिंबल है, हाइड्रोजन के लिए कैपिटल H उसका क्या है, सिंबल है। तो पहले तो यही काम किया गया बहुत दिनों तक, जो भी मिलता था उसका नाम डाल दिया जाता था और उसके नाम का सबसे पहला जो लेटर होता था उसी को सिंबल बना दिया जाता था, ठीक है। तो बहुत दिनों तक तो ये चला। बाद में प्रॉब्लम आने लगा। बाद में क्या प्रॉब्लम आने लगा, सुनिएगा। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का नाम नाइट्रोजन है, N से शुरू होता है, तो उसको कैपिटल N से दिखा दिया। लेकिन बाद में एक चीज मिला, नेट्रियम। नेट्रियम क्या होता है, सोडियम का ही आई थिंक लैटिन या ग्रीक नेम है नेट्रियम। तो नेट्रियम अगर मिल गया तो नाइट्रोजन पहले से है। अब नेट्रियम का भी तो N से स्टार्ट होता है, नाइट्रोजन का भी N से, तो दोनों को N से कैसे लिखोगे आप, नहीं लिख सकते ना। तो हम क्या करेंगे, ये जो बाद वाला है उसको N नहीं लिखेंगे, N के साथ N के जस्ट बाद वाला जो लेटर होगा उसको भी लिख देंगे। N के जस्ट बाद वाला मतलब जैसे नेट्रियम में Na आता है, NaTrium आता है, तो हम N तो लिखेंगे ही, N के बाद Na आया है तो N के साथ स्मॉल a भी लिख देंगे हम। अब दोनों डिफरेंट दिख रहा है। अब नाइट्रोजन का कैपिटल N दिख रहा है जबकि हमारे नेट्रियम का Na दिख रहा है। समझा रहा है ना आपको। यानी कि अब आप क्या किया, अब आपने एक तरीका निकाला कि कैसे सेम लेटर से शुरू होने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको डिफरेंट दिखाया जाए। तो वो आप कर पाए आसानी से। कैसे कर पाए हैं आप, आपने उस स्टार्टिंग वाले लेटर को तो लिखा ही, उसके बाद वाले लेटर को भी लिख दिया। इस समय ध्यान क्या रखा आपने कि स्टार्टिंग लेटर आपने कैपिटल रखा लेकिन बाद वाले को आपने स्मॉल लिखा। इस तरह से सोडियम का नाम हो गया नेट्रियम की जगह Na सिंबल में। बात समझ में आया आपको, है ना। तो इस तरीके से नाम डाला गया है, ठीक है। अच्छा, जानते हो आप लोग, 1 मिनट, नाम डालने का पूरा जो प्रोसेस है, जो नियम कानून है कि किस तरह से नाम डाला जाएगा, किस तरह से नाम दिया जाएगा, ये सब देने का काम एक संस्था करती है जिसका नाम IUPAC है। क्या नाम है इसका, IUPAC। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका नाम याद कर लीजिएगा। आपसे पूछेगा ये संस्था क्या करती है, तो बोलेंगे सर केमिस्ट्री में जितना भी लॉ बनता है, नए नए डिस्कवरी होते हैं, उनको अप्रूव करना, नियम लागू करना, ये सब काम कौन करता है, IUPAC करता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। बात समझ आया। तो अगर आपको सेम नाम का 2 एलिमेंट मिलेगा तो आप कैसे लिखोगे उसको, बोलेंगे सर पहले वाले को तो कैपिटल से लिख देंगे, उसके नेम के सबसे पहले लेटर को, और दूसरे को कैपिटल प्लस उसके बाद जो लेटर आएगा उससे लिख देंगे। इसी तरह से आपको दिखाई देगा बहुत सारा नाम। जैसे कैल्शियम में C भी है और A भी है। कारण क्या है कि C से एक और पहले से है कार्बन, तो कार्बन को C से दिखा दिया, कैल्शियम को तो C से अब नहीं दिखा सकते, तो कार्बन को C से दिखा दिया और इसको C इसके बाद वाले Ca से दिखा दिया। ऐसे ही अलग अलग चीज़ों को दिखाया जाता है, ठीक है। क्लियर है ना, बात समझ आया। तो ये चीज़ था। देखो आपके NCERT बुक में देखोगे ना, तो डाल्टन ने किस तरह से मतलब अलग अलग एलिमेंट को शो किया था वो आपको दिखेगा। तो स्टार्टिंग में पिक्टोग्राफ के जरिए दिखाया गया था, पिक्चर्स के जरिए दिखाया गया। आप अपने NCERT में देखोगे तो एक मिलेगा आपको, उसमें लिखा होगा सिंबल्स ऑफ एलिमेंट एज प्रपोज्ड बाय डाल्टन। तो आपको देखेगा हाइड्रोजन को गोल करके डॉट लगा दिया, कार्बन को सीधे गोल कर दिया, ऑक्सीजन को गोल कर दिया। ऐसे अलग अलग सिंबल्स के जरिए एलिमेंट्स को शुरू में दिखाया गया था। लेकिन आप कितना सिंबल बनाओगे, याद रखना भी मुश्किल होता है सिंबल को, इसलिए उसको वो हटा करके और फिर जो लेटर होते हैं इंग्लिश के रोमन स्क्रिप्ट के, उनका इस्तेमाल करके फिर उसको लिखा गया, ठीक है। तो आज हम देखते हैं हाइड्रोजन के लिए H है, हीलियम के लिए HE है ना, लिथियम के लिए Li है। इस तरह से अलग अलग देखने को मिलता है, ठीक है। बात समझ आया। चलिए, तो ये सब चीज़ है। देखो बहुत सारे ऐसे नाम है ना जिनको पढ़ते तो कुछ और है, लिखते कुछ और है। जैसे सोडियम को देख लो, सोडियम को बोलते हैं सोडियम, तो सोडियम है तो S आना चाहिए ना, बट सिंबल में क्या होता है Na। तो इसका रीजन ये होता है बच्चा, क्योंकि उसका खोज है ना वो या तो लैटिन जो कंट्री है, लैटिन कंट्री जानते हैं आप लोग, देखो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका है ना, तो साउथ अमेरिका की कंट्री को लैटिन अमेरिका कहते हैं। तो वहाँ की किसी देश में अगर डिस्कवरी हुआ तो उसको लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो इसलिए सोडियम का लैटिन जो नाम है वो है नेट्रियम। तो नेट्रियम नाम हो गया, तो नाइट्रियम है तो N से लिखना पड़ेगा, इसलिए Na लिखते हैं, जबकि नॉर्मल ब्रिटिश इंग्लिश में उसको सोडियम कहा जाता है। इस तरह से पोटेशियम का नाम है कैलियम, KALIUM, इसलिए पोटेशियम को K से डिनोट करते हैं। बट हम लोग अपनी भाषा में देखें तो पोटेशियम है तो P से होना चाहिए। अब समझा गया ना क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उसका डिस्कवरी लैटिन अमेरिका में हुआ है, लैटिन स्क्रिप्ट में हुआ है, इसलिए उसको लैटिन लेटर से ही मतलब उस नाम के अनुसार उसको सिंबल दिया गया है।
ठीक है, समझ में आया आपको? आगे बढ़े। चलो देखो बच्चों, एक दो और टॉपिक है उसको देख लेते हैं। अगला जो टॉपिक हमारे पास है उसका नाम है एटॉमिक मास। ठीक है, आप सब लोग जानते होंगे एटॉमिक मास क्या होता है। जानते हैं आप लोग एटॉमिक मास क्या होता है? बताइए। देखो बच्चों, अगर आपको याद है तो आपको पता होगा कि एटम जो होता है ना, उस एटम के बीचों बीच में होता है न्यूक्लियस, और उस बीचों बीच वाले पार्ट में मौजूद होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, दो चीज। और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट होता है जिसका नाम KLMN होता है, जिसके अंदर घूमता रहता है इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो काफी ज्यादा हल्का होता है, किसकी तुलना में? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तुलना में। इतना हल्का होता है कि जब हम ओवरऑल एक एटम का मास निकालने जाते हैं तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। किसको नेग्लेक्ट करेंगे? हम नेग्लेक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन का मास क्या है? ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तुलना में बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए हम उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, एटॉमिक मास वाले टॉपिक से हम लोग इसको एटॉमिक मास वाले टॉपिक के बाद अब एटॉमिक मास बच गया। उसके बाद आपका मॉलिक्यूल के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, तो इन सबको हम लोग फिर अब करते हैं अगली क्लास में। ठीक है, तो ये था क्लास 9th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3। ठीक है, आप इसको देखा, आपने, आपको समझ में आया होगा आई थिंक। ठीक है, और अच्छे से देखिए, समझिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, नोट्स को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, जल्दी क्लास ऑफलाइन में स्टार्ट होगा। ठीक है, और इसको कंप्लीट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।